बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वेंशनल लॉ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लॉ जो है वो कई तरीक़ों से बनता है, जिसमें से दो तरीके सबसे प्रोमिनेंट है, सबसे नुमायाँ हैं। एक ये है कि लॉ जो बनता है वो पार्लियामेंट हमारे लिए बनाती है, और दूसरा तरीका है कि हम लॉ ख़ुद भी अपने लिए क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल लॉ का मतलब होता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का मतलब होता है माहदा। ठीक है, माहदा जो हम आपस में अहद करते हैं, माहदा जो रिटन में होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जब आप किसी से गाड़ी ख़रीदते हैं या किसी को अपनी ज़मीन बेचते हैं, तो उसको आप जब स्टाम्प पेपर पर लिख लेते हैं तो उसको एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, या माहदा कहा जाता है। माहदा जो होता है ये भी लॉ की शक्ल रखता है, लेकिन ये सिर्फ उन दो पार्टीज जो दो उसके जो फरीक होते हैं उनके दरमियान ये बाइंडिंग होता है, उनके दरमियान ये लागू होता है, बाकी लोगों पे ये अप्लाई नहीं होता। तो उस मायदे में जो कुछ लिखा होता है, मिसाल के तौर पर किरायानामा हो गया, या आप किसी को अपनी ज़मीन बेची और उसे आप कहते हैं कि जी मुझे 10 लाख रुपए पर ईयर पे करोगे, तो ये आपका क्या है, ये एग्रीमेंट है। उसमें जो कुछ आपने लिखा होगा, अदालत उस पे अमल करती हुए आप उस पे फैसला करती है। ठीक है, कन्वेंशनल लॉ के जो बेसिस होता है, जो उसके बुनियाद होता है, वो एग्रीमेंट। कन्वेंशनल लॉ हैज़ इट्स बेसिस इन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड नॉट द फोर्स ऑफ कंपल्शन ऑफ सुपीरियर। ये जो है, इस लॉ को, कन्वेंशनल लॉ को कोई आपको मजबूर नहीं करता कि आप इसको जो है लाजमी आप आपस में एग्रीमेंट करें या आप आपस में मायदा करें। ये दोनों पार्टी की रजामंदी से होता है, और वो आपस में जो डिसाइड करते हैं तो स्टेट उसको क्या करती है, मानती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको कोई नहीं कहता कि आप जो है गाड़ी ख़रीदें या गाड़ी किसी को जो है ना वो सेल कर लें, फ़रोख्त करें, या ज़मीन ख़रीदें या ज़मीन को किसी को जो है ना वो जो घर है उसको किसी को किराए पे दे। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। कन्वेंशनल लॉ इज दस द नेम गिवन टू अ बॉडी ऑफ रूल्स एक्सेप्टेड बाय पार्टीज। ये कन्वेंशन या जो मायदा होता है वो तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक उसको दोनों पार्टी ने ना माना हो, या कई पार्टी भी अगर उसमें तो सब ने ना माना हो। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को गाड़ी बेचते हैं या ज़मीन ख़रीदते हैं, इवन निकाहनामा भी जो एग्रीमेंट की एक किस्म है, उस पे भी जब तक दोनों पार्टीज़ के, दोनों फरीकैन के दस्तखत नहीं होंगे या अंगूठे के निशान नहीं होंगे, तो अदालत क्या है, उसको नहीं मानेगी, और साथ साथ उसको जो गवाहान की जो ज़रूरत लॉ में होती है वो नहीं होंगे, तो लॉ क्या है, उसको नहीं मानेगा। लेकिन कन्वेंशनल ये जो लॉ होता है, ये मैं फिर आपको एक दफ़ा बताऊं कि ये आपकी अपनी रजामंदी से होता है। आपकी मर्ज़ी है कि आप ज़मीन बेचते हैं या नहीं बेचते, उसको कितनी कीमत पे बेचते हैं, तो ये आपकी अपनी रजामंदी होती है। लेकिन जो आपने उसमें लिखा होगा तो कल आप इसके पाबंद होंगे, आप इस पे अमल करने की पाबंद होंगे। कन्वेंशन लॉ ब्रिंग्स कन्फॉर्मिटी इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज टू एक्वायर द एबिलिटी एंड फोर्स फ्रॉम द एग्रीमेंट एंड हैव सैंक्शन बिहाइंड देम। कन्वेंशनल लॉ जो होता है उसके पीछे जो है वो फोर्स वैलिडी जो होती है, ये पार्टी से एक्वायर करता है। जब पार्टी उस पर दस्तखत कर लेते हैं तो वो उन पर बाइंडिंग हो जाता है, वो उसके पाबंद होते हैं, और वो उस पर अमल दरामद करने की भी पाबंद होते हैं। अच्छा, इंक्यूरिंग डिस्प्लेजर ऑफ द पार्टीज इन सम केसेस इवन इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट। अच्छा, अगर आप माहिदा तोड़ते हैं तो दूसरा पार्टी जो है वो आपके ख़िलाफ़ अदालत में जा सकता है, वो सूट फाइल कर सकता है और आपसे हर्जाना भी ले सकता है। दूसरी सूरत में ये भी होता है, जो इंटरवेंशन है, यानी इंटरवेंशन स्टेट इसमें इस वजह से करती है कि अगर कोई पार्टी जो है वो उससे खुश नहीं है, मिसाल के तौर पर एक पार्टी ने गाड़ी बेची और उस दूसरी पार्टी ने उसको पैसे भी दे दिए लेकिन अब वो गाड़ी नहीं दे रहा, तो इसको पार्टी को मजबूर करने के लिए कि वो अपने मायदे की पासदारी करे या अपने एग्रीमेंट पे अमल करे, टू एक्ट अपॉन हिज एग्रीमेंट, वो क्या कर सकती है, वो अदालत जा सकती है और उसके खिलाफ जो है ही कैन फाइल द केस। ठीक है, उसके खिलाफ वो केस फाइल कर सकता है। अच्छा, कन्वेंशनल लॉ एंड इट्स काइंड्स। कन्वेंशनल लॉ की कुछ काइंड है। ठीक है, कन्वेंशनल लॉ इन्फोर्स बाय द पार्टीज देमसेल्व्स बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, ई.जी. द रूल्स ऑफ क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एक्सेट्रा। कन्वेंशनल लॉ की जो सबसे पहली काइन है वो उसमें जो है स्टेट की ज़रूरत नहीं होती इन्फोर्सेबिलिटी में,
उसको स्टेट लागू करने के लिए उसको स्टेट की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर जिस तरह क्रिकेट के कवानीन हैं, जो क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन है, जो आईसीसी के मेंबर हैं, जिस तरह पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये आईसीसी के कवानीन जो हैं इन लोगों ने माने हैं और इसको आईसीसी ही लागू करता है। क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन पीसीबी और जो जिस तरह बीसीसीआई इंडिया का है, इनके दरमियान ये मायदा हुआ है और ये इसी जो पीसीबी है वही इसको लागू करता है, इसमें स्टेट इंटरवेंशन नहीं करता। इसी तरह हॉकी और फुटबॉल यानी फीफा के एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। दूसरा जो है रूल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स बाय द स्टेट। दूसरी जो किस्म है इसको स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज करती है, यानी मानती भी है और उसको लागू भी करती है। जिस तरह कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है, लिमिटेड कंपनी का। अब सबसे पहले जब आप को ये समझना ज़रूरी है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और कंपनी क्या होती है, ठीक है। कंपनी जो है, जब आप कोई जो 2-3 लोग मिल के कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो वो कंपनी बनाते हैं, यानी 3 से ज़्यादा जितनी भी हो सकते हैं। मतलब है जो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये इसमें 17 तक हो सकते हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई हद नहीं है। अच्छा, लिमिटेड कंपनी क्या होती है? लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें उसके जो शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया, मिसाल के तौर पर एक कंपनी जो है वो 7 लोग मिल के बना रहे हैं और वो कहते हैं कि जी हम इसमें 10-10 लाख रुपए डालेंगे, 70 लाख रुपए से वो एक कंपनी एक बिज़नेस खोल रहे हैं, ठीक है, कंपनी खोल रहे हैं। तो कल खुदा न खास्ता अगर ये कंपनी को नुकसान हो गया तो इसके जो इनकी जो लाइबिलिटी होगी, इनकी जो ज़िम्मेदारी होगी वो लिमिटेड होगी और वो सिर्फ जो है वो 10-10 लाख रुपए तक ज़िम्मेदार होंगे, इससे ज़्यादा वो ज़िम्मेदार नहीं होंगे। अगर अनलिमिटेड कंपनी होती है तो उसमें चाहे नुकसान 30 लाख का भी हो तो एक जो उसका जो शेयर होल्डर होगा वो उसको अगर 20-20 लाख रुपए भी देने पड़े तो वो जो है वो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट आप अक्सर देखते हैं कि अक्सर चीज़ों पे लिमिटेड कंपनी लिखी होती है। तो लिमिटेड कंपनी की मिनिमम मेंबर जो होते हैं वो 3 शेयर होल्डर हो सकते हैं या 3 मेंबर हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 17 तक 50 तक हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी 50 तक हो सकते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसके अलावा पार्टनरशिप भी होता है जो जिसको हम फर्म कहते हैं, ठीक है, लॉ की ज़बान में इसको हम फर्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2 या 3 बंदे आपस में बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, जो कंपनी होती है उसका अपना नाम होता है, जिस तरह आप पेप्सी देखते हैं, 7 अप देखते हैं, लक्स देखते हैं, ये कंपनी है, इनके नाम है, ठीक है। जो पार्टनरशिप होता है उनके जो उसका भी नाम होता है, लेकिन उसमें जो उसके जो मेंबर होते हैं, जो पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप में, जो शराकत में, वो क्या होते हैं, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होते हैं। मिसाल के तौर पर 2-3 बंदे मिलकर एक शॉप खोलते हैं और वो मिल के 2.5 लाख रुपए वो करते हैं, लेकिन शॉप को जो नुकसान हो जाता है वो 20 लाख का हो जाता है। तो कल ये जो है जितनी भी जहाँ से भी हो सकेगा इनकी अपनी जायदाद जाए या घर जाए, इनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का होता है वो कंपनी जो है बाहर के लिए बनाती है। जब कंपनी को रजिस्टर किया जाता है तो वो एक डॉक्यूमेंट बनाती है जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले कंपनी का नाम होता है, यानी ये कंपनी क्या होगी, ठीक है, ये इस कंपनी का नाम क्या होगा ये सबसे पहले, ठीक है, ये लिखा होता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह मुख्तलिफ गीज़ हैं और बहुत सारी कंपनी हैं हमारी तरफ से, ठीक है, तो इस कंपनी का नाम क्या होगा, फिर ये प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है उसमें लिखा होता है। इसका मकसद क्या होगा, क्या ये कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी या ये प्रोडक्ट बनाएगी या ये ट्रांसपोर्ट कंपनी होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, इसके डायरेक्टर वगैरह कितने होंगे। इसके साथ जो दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी अपने अंदरूनी मामलात को चलाने के लिए बनाती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा किया जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इसमें ये लिखा होता है कि कंपनी का साल जो डायरेक्टर होंगे उनकी जो इलेक्शन होंगे वो किस तरह होंगे, शेयर होल्डर को जो है ना वो उसको मुनाफा किस तरह, प्रॉफिट किस तरह पे किया जाएगा, शेयर की कितनी कितनी किस्में हैं इस कंपनी में, डायरेक्टर जो होंगे वो कितने साल के लिए होंगे और साल में कितनी दफ़ा मीटिंग बुलाई जा सकती हैं, कौन मीटिंग बुला सकता है, सारे इसमें लिखा होता है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ इज़ बेस्ड ऑन एग्रीमेंट बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स।
इस तरह इंटरनेशनल लॉ भी है जो डिफरेंट स्टेट के एग्रीमेंट पे बेस करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जिसमें एक जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है ये सिविल और पॉलिटिकल राइट के हवाले से है जो इन्होंने पास किए, ठीक है। ये भी कन्वेंशन है। अच्छा, जो कन्वेंशन होता है इस पे बहुत सारे स्टेट के सिग्नेचर होते हैं, जिस तरह सीडा है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन जो 1961 का है, जो कि डिप्लोमेटिक एजेंट यानी एम्बेसडर्स के हवाले से है, वो भी है, ठीक है। तो कन्वेंशन ऐसा एग्रीमेंट होता है जिस पे बहुत ज़्यादा स्टेट्स साइन कर लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल लॉ की लैंग्वेज में कन्वेंशन कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह आपका चाइल्ड राइट कन्वेंशन है। और दूसरा जो है वो है जो कन्वेंशन है, इसमें आपकी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के कन्वेंशन भी है, ठीक है। और इस पे बहुत ज़्यादा स्टेट जो साइन कर लेते हैं, जो उसकी सिग्नेटरी होते हैं, यूएनओ के ज़्यादातर जो मेंबर उसके जो सिग्नेटरी होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, कन्वेंशन कहा जाता है। इसमें अगर किसी भी चीज़ पे आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप में या आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, अगर आप पेपर में इतना लिख देते हैं तो काफ़ी है। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा मिसालें दी हैं। बाकी आप ये जो चीज़ें हैं इसमें जितना मैंने मेंशन किया है, अगर आप इस तरह भी लिख लेते हैं तो ये काफ़ी होगा, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये आपकी बुक में मौजूद है, सिर्फ मैंने इसमें एग्जांपल दिए आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।